हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है संतोष साहू। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो पर आप कमेंट करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, ग्रेफाइट आपको जब मैंने क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया था तो आपको ये बताया था कि ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेफाइट होता है वो एक सहसंयोजक ठोस है। ध्यान आ रहा है? ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस है। याद दिला देता हूँ, ग्रेफाइट कार्बन परमाणुओं से बना होता है और परमाणुओं के बीच में ग्रेफाइट में सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है। सहसंयोजक बंध होते हैं, इस वजह से ये कैसा ठोस है? सहसंयोजक ठोस। ध्यान है का? कार्बन परमाणुओं से बना होगा और कार्बन परमाणुओं के बीच में कौन से बंध होंगे? सहसंयोजक। अगर कोई क्रिस्टलीय ठोस परमाणुओं से निर्मित होता है और परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध हो तो वो ठोस कौन सा होता है? सहसंयोजक ठोस। तो इसमें से कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने पिछली क्लास पढ़ी है तो आप खूब पहचान सकते हो कि ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है। अच्छा, जब ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का, ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है तो ग्रेफाइट विद्युत का, हमने पढ़ा है, दोबारा बोलता हूँ कि जो सहसंयोजक ठोस हैं वो विद्युत के चालक नहीं होते हैं। आपको ध्यान होगा 4 तरह के जो क्रिस्टलीय ठोस से उनमें से केवल धात्विक ठोस ही विद्युत के चालक थे। तो ग्रेफाइट जब एक सहसंयोजक ठोस है तो ये विद्युत का चालक नहीं होना चाहिए भाई, है ना। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो विद्युत के चालक नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये भी पढ़ा था कि जो सहसंयोजक बंध हैं, सहसंयोजक ठोस हैं, इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, आपको याद हो तो। और सहसंयोजक ठोसों में सहसंयोजक बंधों का जाल होता है, इनके गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं, सही है। जब गलनांक उच्च होता है किसी ठोस का तो इसका मतलब वो अत्यधिक कठोर होना चाहिए। गलनांक ज़्यादा, उच्च ताप पर पिघलेगा तो वो अत्यधिक कठोर होना चाहिए। भाई उच्च गलनांक किसका आएगा? जो अत्यधिक कठोर होगा, सही बात है ना। तो हम पढ़ते आए हैं कि सहसंयोजक ठोसों विद्युत के चालक नहीं होते, इनके गलनांक उच्च होते हैं, अर्थात ये अत्यधिक कठोर होते हैं। ऐसा पढ़ते आए हैं अपन, पढ़ा ही अपन ने पहले, सही है। तो मेरे हिसाब से ग्रेफाइट में ये दोनों गुण होने चाहिए, क्योंकि ग्रेफाइट हम कह रहे हैं सहसंयोजक ठोस है और सहसंयोजक ठोस है तो ये विद्युत का चालक भी नहीं होना चाहिए और इसका गलनांक उच्च, अर्थात ये अत्यधिक कठोर होना चाहिए। परंतु ग्रेफाइट इन दोनों गुणों का पालन नहीं करता है। मतलब ना तो ग्रेफाइट अत्यधिक कठोर होता है और ना ही मतलब ये विद्युत का चालक होता है, समझ गए। मतलब इन दोनों गुणों का पालन नहीं कर रहा। वैसे तो ग्रेफाइट जब सहसंयोजक ठोस है तो ये विद्युत का चालक नहीं होना चाहिए, पर मैं कहना चाहता हूं कि ये विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है तो ये अत्यधिक कठोर होना चाहिए, पर मैं कह रहा हूं ये अत्यधिक कठोर नहीं है, ये मुलायम है, सॉफ्ट है। तो एक तरह से सहसंयोजक ठोसों में ग्रेफाइट एक अपवाद है। अपवाद ही तो हुआ भाई। सहसंयोजक ठोस के बारे में हमने पढ़ा कि ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं, जबकि ग्रेफाइट चालक होता है। सहसंयोजक ठोस उच्च गलनांक वाले अत्यधिक कठोर होते हैं, पर ग्रेफाइट मुलायम होता है। तो एक तरह से ये सहसंयोजक ठोस है पर सहसंयोजक ठोस के गुण नहीं है, अर्थात ये एक तरह से सहसंयोजक ठोसों में एक अपवाद की तरह है। क्लियर? अब बात आई साहब, इस दोनों चीज़ों का कारण क्या है? मतलब दोनों बातों का कारण कि ग्रेफाइट क्यों विद्युत का चालक होता है, एक बात तो ये आ गई, और ग्रेफाइट क्यों मुलायम होता है, सही है। बात को समझो। ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है तो सहसंयोजक ठोस है तो अत्यधिक कठोर होना चाहिए और विद्युत का चालक नहीं होना चाहिए, परंतु इसका उल्टा है।
ग्रेफाइट जो होता है वो अत्यधिक कठोर नहीं है, अर्थात मुलायम है, और ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का चालक है। ठीक है, इसलिए मैं ग्रेफाइट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि कई लड़के कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे ग्रेफाइट की जानकारी पूछ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए ग्रेफाइट के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, अब मेरी बात सुनो, ग्रेफाइट की संरचना किस तरह की होती है पहले इसको समझना। ग्रेफाइट की संरचना होती है परतीय। परतीय का मतलब इसमें परत होती है। जैसे मान लो ये बनाई मैंने, एक परत बन गई, सही है। यहाँ पर जितने भी ये जॉइंट दिख रहे हैं आपने पढ़ा होगा, इसमें कार्बन परमाणु है ये। तो आप देख सकते हो कार्बन परमाणु आपस में, ये यहाँ पर ये सहसंयोजक बंध है, जॉइंट पर ये कार्बन है। समझ गई मेरी बात है। तो इसमें कार्बन परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े हुए हैं ग्रेफाइट में। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस है, क्योंकि परमाणुओं से निर्मित है और परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े हुए हैं। ये ग्रेफाइट में एक परत हो गई। मैंने कहा कि ग्रेफाइट की संरचना परतीय होती है, अर्थात ग्रेफाइट परतों से बना होता है। इसमें कई सारी परत होती है। एक परत तो ये हो गई, एक इसके जस्ट नीचे बना देते हैं। समझ रहे मेरी बात को। तो ग्रेफाइट की संरचना इस तरह से परतनुमा होती है। इसमें परत होती है, ये दूसरी परत हो गई जैसे है, मतलब इसको ऐसे समझो, इसको थोड़ा, एक परत, उसके नीचे फिर दूसरी परत, एक परत ही हो गई, उसके नीचे ये दूसरी परत, फिर उसके नीचे तीसरी, ऊपर चौथी, ऐसे परत 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 होती है इसमें। तो ग्रेफाइट की संरचना परतीय होती है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये परत जो है, इसको हम पूरी परत को एक अणु मान सकते हैं। कार्बन परमाणु से बन रही है, ना मान सकेगा। जैसे मैंने कहा, तुम कहते हो O2 अणु है, तो ये भी तो कार्बन 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 से मिलकर के एक अणु बन गया। O2 में दो O के बीच में सहसंयोजक बंध है। इसमें बहुत सारे कार्बन है जिनके बीच में सहसंयोजक बंध है। तो इस परत को एक अणु मान सकता हूं मैं, नीचे वाली परत को भी एक अणु मान सकता हूं। और अणुओं के बीच में आपको पता ही है, ये एक तरह से अध्रुवीय अणु हो गया, क्योंकि कार्बन परमाणुओं से निर्मित है पूरा। ये अणु कार्बन परमाणुओं से निर्मित है, तो अध्रुवीय अणु हो गया। और ये नीचे वाली परत भी एक अध्रुवीय अणु हो गई। और अणुओं के बीच में, अध्रुवीय अणुओं के बीच में बहुत ही दुर्बल वैन डर वाल बंध मिलते हैं। प्रेरित द्विध्रुव, सॉरी सही है, प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव। एक तरह से ये एक अणु होगी, एक परत कार्बन परमाणुओं से निर्मित है। ये भी एक अणु हो गया जो कि कार्बन परमाणुओं से निर्मित है। और अणुओं के बीच में, अध्रुवीय अणुओं के बीच में प्रेरित द्विध्रुव वैन डर वाल बंध होगा। तो इन परतों के बीच में बहुत ही दुर्बल बंध हैं। दिख रहे हैं बंध, मेरी बात समझ रहे हो आप। बहुत ही वीक बंध हैं इन परतों के बीच में। इस तरह से ये परतों के बीच में बहुत ही वीक बंध है दोनों परतों के बीच में, क्योंकि एक परत एक अणु की तरह व्यवहार कर रही है, कार्बन परमाणु से निर्मित अणु, अर्थात अध्रुवीय अणु की तरह। तो ये अध्रुवीय अणु हो गए एक तरह से, इसमें कई सारे अध्रुवीय अणु हो गए। और अणुओं के बीच में कौन सा बंध होगा? दुर्बल, बहुत ही दुर्बल वैन डर वाल बंध होगा। अच्छा, जब वैन डर वाल बंध है परतों के बीच में, दुर्बल वैन डर वाल बंध है, प्रेरित द्विध्रुव वैन डर वाल बंध है, तो दुर्बल वैन डर वाल बंध होने की वजह से एक परत दूसरे परत के ऊपर सरक सकती है, फिसल सकती है। बंध स्ट्रांग होता जब तो बंध टूटता नहीं आसानी से, पर ये बंध तो आसानी से टूट सकते हैं, दुर्बल बंध हैं। एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से फिसल सकती है। देखो, प्रबल बंध होते हैं आयनिक बंध, धात्विक बंध, सहसंयोजक बंध, ये तो प्रबल बंध है। पर वैन डर वाल और हाइड्रोजन बंध किस में आते हैं? दुर्बल बंधों में। उनसे तुलना करें तो तीनों बंधों से, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक बंध, ये तीनों आते हैं प्रबल बंधों की तुलना में, श्रेणी में। और हाइड्रोजन और वैन डर वाल बंध किस में आते हैं? दुर्बल बंध। वैन डर वाल बंधों से प्रबल कौन होते हैं? हाइड्रोजन बंध। बात को क्लियर कर लेना। अब दुर्बल बंध है तो एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से फिसल सकती है, फिसलेगी। जब एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से फिसलेगी तो ये मुलायम होगा। कठोर कहाँ से होगा? कठोर तो तब होता जब सरकता ही नहीं। मेरी बात समझो, एक परत दूसरी परत के ऊपर से आसानी से हिल रही है, तो ये हिल रहा है, मूवमेंट है इसमें, तो ये फिर कठोर कहाँ है? ये कैसा होगा? मुलायम। कठोर तो तब होता इस चौक की तरह, जब एक परत दूसरे परत के ऊपर सरकती ही नहीं।
सही है का, पूरा आपस में जॉइंट होता है ये पूरा ही सहसंयोजक बंधों से। ऊपर वाली परत नीचे वाली परत के साथ सहसंयोजक बंध बना के जुड़ रही होती, जब तो ये कैसा हो जाता कठोर। पर एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से फिसल सकती है, इसलिए फिर ये कैसा नहीं रहा, सोचो अपने दिमाग से, कैसा नहीं रहा ये अत्यधिक कठोर, ये कैसा हो गया मुलायम। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी पहले क्वेश्चन का आंसर कि अत्यधिक कठोर क्यों नहीं है, ये मुलायम क्यों है। तो आप अपनी भाषा में समझा सकते हो, सामने वाले को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे कि ग्रेफाइट की संरचना परतीय होती है, सही है, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, परतीय है। परतें आपस में दुर्बल मांडरवाल बंधों से जुड़ी होती हैं, अतः एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से फिसल सकती है, इसलिए ग्रेफाइट मुलायम ठोस है, अत्यधिक कठोर नहीं है। पहली बात का आंसर मिल गया। दूसरी बात आई कि साहब आप कह रहे थे कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, मैंने ये भी कहा था। ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है, अब इसको समझो। ग्रेफाइट की संरचना देखें अपन तो इसमें एक कार्बन परमाणु, इस कार्बन को देख लो, 3 कार्बन परमाणुओं से ही तो जुड़ा हुआ है। एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ रहा है, भाई ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ रहा है, 1 2 और 3, तो इसमें प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन परमाणु से ज्वाइंट है। अच्छा, मतलब कार्बन की, बताओ मुझे कार्बन की, आप बताओ कमेंट में आंसर डालो कि कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। डालो आंसर, अगर पढ़ा है तो आपने। कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन 14वें वर्ग का है और 14वें वर्ग का है तो इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन की बाह्यतम कक्षा में, इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो बंद बना रहे हैं, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के संग, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के संग। अरे सहसंयोजक बंध बनता है तो आपको पता ही होगा, सहसंयोजक बंध बनने में दोनों के 1-1 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक बंध, इस 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के संग बंध बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के संग, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के संग। तो इस कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी तो होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कोई बंध नहीं बना रहा है बाह्यतम कक्षा में, सही है। प्रत्येक कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ही तो बंध बना रहे हैं, इसमें प्रत्येक कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कक्षा में, और ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल करके घूम सकता है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ भाग जाए, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग जाए, मतलब एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो फ्री है बिल्कुल, बंध तो वो बना ही नहीं रहा, बंधित तो है ही नहीं, बंधित का मतलब बंध गया, अब वो बंध तो बना ही नहीं रहा, वो तो आजाद है। तो वो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन के पास एक एक खाली इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और वो आराम से गति कर सकता है पूरे परत में। यहाँ से कभी ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया या इस कार्बन से इस कार्बन के पास भाग गया, मतलब एक तरह से आप देखो कि इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसमें चालकता का गुण होगा या नहीं होगा, होगा। भाई प्रत्येक कार्बन है इसमें जिसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो बंधित है, मतलब प्रत्येक कार्बन के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ही तो बंधित हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल खाली है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे ग्रेफाइट में गति कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होंगे या मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे किसी में, तो वो विद्युत का चालक होगा, आपको पता ही होना चाहिए। तो ये विद्युत का चालक इसलिए है। हीरा विद्युत का चालक नहीं है, हीरा भी एक सहसंयोजक ठोस है। हीरा विद्युत का चालक क्यों नहीं है, क्योंकि हीरे में आपको मैंने बताया है प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं के साथ ज्वाइंट होता है, तो उसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसमें हीरा अत्यधिक कठोर है। अत्यधिक कठोर क्यों है, क्योंकि वहां में कहीं वान डेर वाल बंध भी ना है। तुलना करें ग्रेफाइट और हीरा की, ये हीरा अत्यधिक कठोर क्यों है, क्योंकि उसमें परत नहीं है, उसमें वान डेर वाल बंध नहीं है, तो हीरा तो अत्यधिक कठोर है। विद्युत का चालक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें आप देख सकते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ग्रेफाइट को छोड़ करके अन्य जो सहसंयोजक ठोस हैं आपको जो मैंने बताए थे, वो अत्यधिक कठोर होते हैं, विद्युत के चालक नहीं होते हैं। पर ये उल्टा है। तो दोनों बातों के आपको आंसर मिल चुके हैं। अब कोई पूछे ग्रेफाइट विद्युत का चालक है क्यों, तो आप समझा सकते हो। ग्रेफाइट जो होता है इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, या अपन सिंपल कहें प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, सही है का भाई। अपन और बढ़िया कहें तो ऐसे कह सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हो कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं के साथ बंधित होता है सहसंयोजक बंध द्वारा,
सही है। अतः ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। क्लियर? तो मेरे दोनों क्वेश्चनों के आपको आंसर मिल चुके हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं, लिखो चलो, हेडिंग डालो तो फिर ग्रेफाइट ठीक है। अब एक बार लिखने से पहले और सुन लो, जिससे दिक्कत नहीं आए, जो मैं लिखाने वाला हूँ ध्यान दो इधर सभी। हाँ, एक बात अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं ग्रेफाइट एक संयोजक ठोस है, ठीक है, फिर भी यह मुलायम होता है तथा विद्युत का चालक होता है। क्योंकि मैंने ये क्यों लिखाया, क्योंकि सहसंयोजक ठोसों के बारे में आपको पहले लिखाया है कि अत्यधिक कठोर होते हैं और उच्च गलनांक वाले होते हैं और विद्युत के चालक नहीं होते। पर ग्रेफाइट जो होता है सहसंयोजक ठोस होता है, फिर भी यह मुलायम व विद्युत का क्या होता है, चालक। ठीक है, फिर इसके बारे में हम लिखेंगे कि ग्रेफाइट जो होता है इसकी संरचना परतीय होती है। ठीक है, परतें आपस में दुर्बल वांडरवाल बंधों से जुड़ी होती हैं, अतः एक परत दूसरी परत के ऊपर आसानी से फिसल सकती है, इसलिए ग्रेफाइट कैसा होता है, मुलायम। क्लियर? फिर आगे लिखेंगे कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधित होता है। प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। अतः ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, चालक। क्लियर? लिखो, लिखो ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस है। ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस है। ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस है। फिर भी यह मुलायम तथा विद्युत का चालक होता है। मुलायम तथा विद्युत का चालक होता है। मुलायम तथा विद्युत का चालक होता है। क्लियर? आगे लाइन से आ जाओ। लिखो ग्रेफाइट की संरचना परतीय होती है। ग्रेफाइट की संरचना परतीय होती है। मतलब समझ गए इसके कि ग्रेफाइट की संरचना में परत होती हैं। ठीक है, आगे लिखो, परतें आपस में दुर्बल वांडरवाल बंधों से जुड़ी होती हैं। परतें आपस में दुर्बल वांडरवाल बंधों से जुड़ी होती हैं। दुर्बल वांडरवाल बंधों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, किस बंधों से जुड़ी होती हैं, दुर्बल वांडरवाल बंधों से। आगे लिखो, अतः एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल सकती है। एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल सकती है। आसानी से फिसल सकती है। क्लियर? इसलिए ग्रेफाइट मुलायम ठोस है। मुलायम ठोस है। क्लियर?
अगली लाइन से लिखो, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु, प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधों द्वारा, सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधित होता है, बंधित होता है। ठीक है, कौन से बंधों से बंधित होता है? सहसंयोजक बंधों से। आगे लिखो, अतः ग्रेफाइट में, अतः ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु, प्रत्येक कार्बन परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और आगे लिखो, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ग्रेफाइट, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब ग्रेफाइट पढ़ लिया हमने। अब यहाँ से देखो, इसके बाद अब बिल्कुल चैप्टर एक तरह से टर्न होगा, मतलब चैप्टर एक नए तरीके से स्टार्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल नई चीज़ें आएंगी। तो यहाँ तक अपन ने पहले पढ़ा था ठोस क्या होते हैं, ठोस के प्रकार पढ़े, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। फिर क्रिस्टलीय ठोस हमने 4 प्रकार के पढ़े, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर बिल्कुल टर्न हो रहा है और एक नई चीज़ आएगा यहाँ से, मतलब एक नए सिरे से स्टार्टिंग होने वाली है। बात आई साहब क्रिस्टल जालक, नई हेडिंग, नया टॉपिक, क्रिस्टल जालक। अब बात आई साहब ये क्या होता है? ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, ध्यान आ रहा है, उनमें अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। ठीक है, हमने पढ़ रखा है ये बात कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित होते हैं, अर्थात अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। ठीक है, चलो मैं आपके सामने क्रिस्टलीय ठोस का डायग्राम बनाता हूँ, आपको देखना मैं क्या बना रहा हूँ। ढंग से देखो, मैं सामने बनाता हूँ आपके एक डायग्राम, इसको भी देख लेना मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बनाना होगा, फिर आप पर बनता नहीं है। मैंने एक वर्ग बनाया है, ठीक है, और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से एक वर्ग और बना दिया है। देख लो आप मैं किस तरह से बना रहा हूँ। मैंने 2 वर्ग बना दिए, आपको दिख रहे हो तो। ठीक है, फिर मैं आप समझदार हैं, एक घन बन चुका है। क्लियर? अच्छा, ऊपर वाला वर्ग जो दिख रहा है ये, इसको मैंने 4 टुकड़े में काट दिया, ऊपर वाले वर्ग को। अब नीचे वाला वर्ग है, इसको 4 टुकड़ों में काटने का नंबर है, दिख रहा है ये दूसरा वर्ग। इसको देख लेना, ये डायग्राम बनाने में पसीना आ जाए, जैसे मेरे आ रहे हैं ना। अब कितने घन हो गए इसमें? 4। देखो ढंग से 4 घन दिख जाए, शायद दिख गएगा। अच्छा, मैंने एक तरह से एक आकृति बनाई है जिसमें 4 घन हैं, 1 घन, 2 घन, तीसरा घन,
चौथा घन दिखे तो, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें देखो पॉइंट लगा रहा हूँ, ठीक है, लगा तो पॉइंट ही रहूं पर कछु और दिख जाए। दिख रहे हैं क्या ये है? तो साहब जाना कहाँ ही बन रहा हो, हमारे समझ में ही ना आ रहा हो, कछु तो बन ही रहो को शायद। देखो इधर, ये मैंने बना दिया आपके सामने, दिख रहा है। अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट बनाए हैं, ये बिंदु, ये इनको मान लो कुछ समय के लिए अवयवी कण, सही है, ये अवयवी कण है। जब इनको मैं अवयवी कण मान रहा हूं बिंदुओं को, तो ये पूरा क्रिस्टलीय ठोस है। आप कह रहे हो कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। देखो इसमें है या नहीं है। इस कण के जस्ट पीछे दूसरा कण है, इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे, इस कण के जस्ट पीछे दूसरा कण है, मतलब कण आगे पीछे व्यवस्थित है एक दूसरे के। इसके जस्ट ऊपर ये है, इसके जस्ट ऊपर ये है, इस कण के ऊपर ये है, इस कण के ऊपर ये है, मतलब ऊंचाई में भी अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित है एक के ऊपर एक। चौड़ाई में तो दिख ही रहा है आपको, एक के पीछे एक है। ऊंचाई में भी आपको कण दिख रहे होंगे, ढंग से व्यवस्थित है एक के ऊपर एक। और लंबाई में भी, इसके बगल में ये, फिर ये, इसके बगल में ये, फिर ये, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखो अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित हैं, अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था है, और ये व्यवस्था तीनों विमाओं में है। लंबाई में भी कण ढंग से व्यवस्थित हैं, चौड़ाई में भी एक के पीछे एक चल रहा है, और ऊंचाई में भी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये क्रिस्टलीय ठोस है क्योंकि इसमें अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित हैं। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें तीनों विमाओं में, तीनों विमा समझ गए, लंबाई एक विमा, चौड़ाई और ऊंचाई, कि क्रिस्टलीय ठोस में तीनों विमाओं में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। दिख रही है। इस व्यवस्था को ही हम एक नया नाम दे देते हैं, क्या? क्रिस्टल जालक। जो अवयवी कणों की जो ये व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था, एक के पीछे एक, एक के बगल में एक के ऊपर एक कण, इस तरह से ये कण जो व्यवस्थित, या व्यवस्था या अरेंजमेंट है, का नाम तो जानेंगे क्रिस्टल जालक। ये पूरा क्रिस्टलीय ठोस है, पर यहाँ में जो ये व्यवस्था है कि एक के पीछे दूसरा कण है, एक के पीछे दूसरा कण है, एक के ऊपर दूसरा कण है, एक के बगल में कण है, इस व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टल जालक। तो ये एक तरह से क्या हो गया? क्रिस्टल जालक हो गया। तो इतने यहाँ में मगजमारी नहीं करें, लड़कों को ये समझ में नहीं आता है। मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ क्रिस्टलीय ठोस को ही क्रिस्टल जालक कह रहा हूँ। अब तो सही है। अब मैं तो कहूँ क्रिस्टलीय ठोस है कि ना है, तो कहेगा क्रिस्टलीय ठोस है। तो मैंने कही अभी मैंने यही तो क्रिस्टल जालक कहो यार, या नीचे क्रिस्टल जालक लिख दियो तो यही तो क्रिस्टल जालक बना दियो मैंने। भाई मैंने पहली थोड़ी कही, पहले कही क्रिस्टलीय ठोस है, लड़के ने देखा यार अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित है, हाँ ये क्रिस्टलीय ठोस है। अब मैं कह रहा हूँ ये क्रिस्टल जालक है, या नीचे मैंने क्रिस्टल जालक लिख दिया, तो एक ही चीज़ है, इतने कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पर पेपर में जो डेफिनेशन लिखते हैं वो इस तरह से लिखेंगे। पहले आप क्रिस्टलीय ठोस से स्टार्ट करना, पेपर में डेफिनेशन आ जाती है। कैसे स्टार्ट करोगे कि क्रिस्टलीय ठोस में तीनों विमाओं में अवयवी कणों की एक निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। भैया बात है आप कई बार सुन चुके हो कि क्रिस्टलीय ठोस में तीनों विमाओं में, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, तीनों विमाओं में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। इस निश्चित व नियमित व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। याद रह जाएगी परिभाषा, अपने दिमाग में ये याद रखना कि क्रिस्टलीय ठोस को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। पर डेफिनेशन लिखने का नंबर आए तो इस तरह से लिखना कि क्रिस्टलीय ठोस में तीनों विमाओं में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। इस निश्चित व नियमित व्यवस्था को ही दोस्तों क्रिस्टल जालक कहते हैं। सही है। अब अगली बात आई, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदुओं से दर्शाते हैं। दिख रहे? ये क्रिस्टल जालक है, अवयवी कणों को किससे दर्शा रहे हैं? बिंदुओं से।
तो ये कई तरीके होते हैं अवयवी कणों को दर्शाने के। कई बार मैंने आपको देखा होगा, आपको सामने अवयवी कणों को मैंने गोलों से दर्शा दिया, खाली गोलों से, कभी भरे हुए गोलों से, है ना। अब जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें अवयवी कणों को किससे दर्शाते हैं? बिंदुओं से। और इन बिंदुओं को अब बोलेंगे हम जालक बिंदु। क्या बोलेंगे? जालक बिंदु। समझ गए मेरी बात? तो आप याद रखें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि जालक बिंदु क्या होते हैं या जालक स्थल क्या होते हैं। जालक बिंदु या जालक स्थल, तो आप कहोगे कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं। इन बिंदुओं को जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। क्लियर? जालक बिंदु या क्या बोलते हैं? जालक स्थल। दो बात क्लियर हो गई। तो ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में? क्रिस्टल जालक। अब इसमें एक डेफिनेशन और आती है, इसके बाद आएगी जो क्रिस्टल जालक के बाद आपको पढ़ना होगा एकक कोष्टिका। क्या आएगा टॉपिक? एकक कोष्टिका। बात है साहब, एकक कोष्टिका क्या होती है? बड़े ध्यान से समझना, अब आगे चैप्टर इन्हीं पर चलेगा, एकक कोष्टिका पर, क्रिस्टल जालक पर। ठीक है, एकक कोष्टिका क्या होती है? मैंने कहा एकक कोष्टिका होती है क्रिस्टल जालक का छोटा भाग। मतलब क्रिस्टल जालक जो है ना, वो तो पूरा ठोस हो गया, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टल जालक को क्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं। क्रिस्टल जालक का एक छोटा भाग, जिसकी, ढंग से सुनो मेरी बात को, समझना, बड़ी कठिन परिभाषा है, समझ में आ जाएगी तो बड़ी सही है। एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग है। देखो मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, आप समझना। मैंने इसको डार्क कर दिया, एक घन को, इसमें 4 घन है, एक घन को मैं हल्का सा डार्क कर रहा हूँ। कर दिया मैंने हल्का सा डार्क, ये लो, ये डार्क कर दिया हल्का सा। ज़्यादा गहरा इसलिए नहीं किया क्योंकि पीछे के ये रेखा वेखा बंद सब गायब हो जाते। सही है। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये भाग एक घन डार्क कर दिया। अब बताओ, इस क्रिस्टल जालक में इस घन का ही रिपीटेशन हो रहा है ना। रिपीटेशन मतलब दोहरा, पुनरावृत्ति। ये घन, ऐसा कैसा घन बगल में आ गया, ऐसा कैसा घन ऊपर आ गया, ऐसा कैसा घन ऊपर के बगल में आ गया। मतलब इस क्रिस्टल जालक में इस घन की ही तो रिपीटेशन हो रही है, इस घन का ही तो पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, ये घन ही तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है? ये है एकक कोष्टिका। बात आई साहब, एकक कोष्टिका क्या होती है? अब इसको सुनो। एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग है जिसे सभी दिशाओं में दोहराया जाए। सभी दिशाओं का मतलब इधर, ऊपर, ऊपर के बगल में, आगे, पीछे। तो एकक कोष्टिका क्या है? क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग जिसे सभी दिशाओं में दोहराने पर, सही है, यदि पुनः क्रिस्टल जालक बन जाए। जैसे तुम्हारे पास एक घन है, सही है, और यह तुम बार बार रिपीट करो, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो वापस क्रिस्टल जालक बन जाएगा। यही घने में बगल में रख दूं, 2 बार ऊपर रख दूं तो वापस बन जाएगा। तो ऐसा छोटा भाग क्रिस्टल जालक का जिसे सभी दिशाओं में दोहराने पर पुनः क्रिस्टल जालक बन जाए, ऐसे छोटे भाग को हम क्या कहेंगे? एकक कोष्टिका। सही है। एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग है जिसे सभी दिशाओं में दोहराने पर पुनः किसका निर्माण हो जाए? क्रिस्टल जालक का। मतलब ऐसे कठिन नहीं आई समझ में। ये दीवार दिख रही है, कोई भी आपके आसपास, आपके सामने देखो, कमरे में आप जहाँ बैठे हुए दीवार दिख रही होगी। उस दीवार में मैं आपसे पूछूं, उस दीवार को आप चलो क्रिस्टल जालक मान लो कुछ समय के लिए, तो उसमें एकक कोष्टिका कौन है? ईंट है। अरे ईंट का ही तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है उसमें। अगर आप दोबारा से उस दीवार को फोड़ करके ईंट को बार बार दोहराओ तो वापस दीवार बन जाएगी। तो दीवार की एकक कोष्टिका कौन हुई? अगर दीवार को हम क्रिस्टल जालक माने तो ईंट हुई है। चलो ऐसा भी नहीं है, मेरे शरीर को मान लो आप, चलो कि ये शरीर जो है मान लो मेरा एक क्रिस्टल जालक है, मान लो, सही है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ ये बर्फ है, पर लड़के को दिखती चौक है।
मैं कह रहा हूँ मान ले बर्फ है, नहीं साहब चौक है, फिर वो समझेगा चौक के हिसाब से, मैं समझा रहा हूँ बर्फ के हिसाब से, चक्कर तो पड़ेंगे ना। अब मैं कहता हूँ ये सब मान लो बर्फ है, अब ये पिघलेगी जब इसको गर्म करूँगा। लड़का सोचा चौक कैसे पिघलेगी, क्योंकि वो तो चौक समझ के बैठो नहीं आए, है ना। मैंने कहा माना मेरा शरीर एक क्रिस्टल जालक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ इसकी एकक कोशिका कौन है। लड़के ने कहा कोशिका। कोशिकाओं का रिपीटेशन से ही तो बन रहा है ये बार बार, कोशिकाओं का तो रिपीटेशन हो रहा है, इसमें दोहरा बुरा है। तो मेरा बात समझो कि एकक कोशिका क्या है, क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग। परिभाषा मैं क्या बोल रहा हूँ, परिभाषा वैसी सटीक जो आपको किताबों में मिलेगी, जिसमें पूरे अंक मिलेंगे। बाकी लिख तो अपने आप से तुम कैसे भी सकते हो, मन में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का एक ऐसा छोटा सा भाग होता है जिसको सभी दिशाओं में दोहराने पर क्रिस्टल जालक बन जाता है। सही है, क्या गलत है हमें। तो एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग है जिसे सभी दिशाओं में दोहराने पर पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। तो उस छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं, एकक कोशिका। समझ गए होंगे, मैंने दीवार का एग्जाम्पल दिया था, दीवार में ईंट एकक कोशिका हो गई। हमारे शरीर को अगर अपन एकक क्रिस्टल जालक मानते हैं तो इसमें कोशिका एकक कोशिका हो गई। सही है, तो एकक कोशिका क्लियर है आपके मन में, क्रिस्टल जालक क्लियर है। तो इन दोनों में परिभाषा आती है, और नॉर्मली ज़्यादा फेमस परिभाषा किसकी है, एकक कोशिका की। रटोगे तो पार नहीं पड़ेगी। क्रिस्टल जालक का छोटा भाग होती है एकक कोशिका, जिसको बार बार दोहराने पर वापस क्या बन जाता है, क्रिस्टल जालक बन जाता है। तो एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग है जिसे सभी दिशाओं में दोहराने पर पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। वह छोटा भाग क्या कहलाती है, एकक कोशिका। लिखें, हेड डालो क्रिस्टल जालक, जो हेडिंग डालने के लिए कहें वही डालना। क्रिस्टल जालक। अच्छा रुक जाओ, डाल दी हेडिंग। सुनो, मैंने क्रिस्टल जालक के बारे में कहा, ध्यान आ रहा है। क्रिस्टलीय ठोस से स्टार्ट की थी मैंने बात। क्रिस्टलीय ठोस में तीनों विमाओं में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्रिस्टलीय ठोस में तीनों विमाओं में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। इस निश्चित व नियमित व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदुओं से दर्शाते हैं। इन बिंदुओं को क्या कहते हैं, जालक बिंदु। एक बात और याद रखना, कई बार क्रिस्टल जालक की जगह आपको शब्द एनसीईआरटी बुक में त्रिविम जालक भी लिखा मिल सकता है। क्रिस्टल जालक को क्या भी बोल देते हैं, त्रिविम जालक। सही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, त्रिविम जालक क्रिस्टल जालक एक ही बात है। फिर मैंने एकक कोशिका के बारे में बताया, तो लिखो, अब लिखो, क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में तीनों विमाओं में, तीनों विमाओं में अवयवी कणों की, अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है। आगे लिखो, इस निश्चित व नियमित व्यवस्था को, इस निश्चित व नियमित व्यवस्था को, इस निश्चित व नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, आगे लिखो, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं। बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं।
बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं। इन बिंदुओं को जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। इन बिंदुओं को जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब अगली एक हेडिंग और, कौन सी? एकक कोष्ठिका। डालो हेडिंग, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका। ठीक है, एक बार और सुनेंगे इसकी डेफिनेशन, ढंग से सुनो। क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग जिसे सभी दिशाओं में दोहराने पर, सभी दिशा मतलब समझ गए, आगे पीछे ऊपर नीचे। क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग जिसे सभी दिशाओं में दोहराने पर यदि पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है तो वह छोटा भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। याद है? एक बार बोलो। क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग जिसे सभी दिशाओं में दोहराने पर यदि पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है तो वह छोटा भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। ठीक है, लिखो लिखो। क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग जिसे सभी दिशाओं में दोहराने पर, दोहराने का मतलब समझ गए, रिपीट करने पर। क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग जिसे सभी दिशाओं में दोहराने पर, सभी दिशाओं में दोहराने पर यदि पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है तो वह छोटा भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। वह छोटा भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है? एकक कोष्ठिका। अब देखो, आपको ये डायग्राम बनाना होगा जिसमें मैंने क्रिस्टल जालक का डायग्राम बनाया है आपके सामने, और इस क्रिस्टल जालक में फिर मैंने क्या दिखाई है आपको? एकक कोष्ठिका। डायग्राम बनाने से पहले फिर एक बार निर्देश दे देता हूँ, उल्टे सीधे बनाओगे। देख लो, एक बार देख लो कैसे बनाया था मैंने, और सरल बनाता हूँ। सामने ध्यान दो केवल एक, अरे इधर ध्यान दो केवल, एक ऐसे एक वर्ग बना लेना। ठीक है, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा एक वर्ग और बना लेना। देख लो, पहले पीछे लग जाना यार। ऐसे 2 वर्ग बना लोगे। अब ऐसे करना तुम सरल बनाने के लिए, ये 2 वर्ग आपको दिख रहे हैं, दोनों को 4 टुकड़ों में बांट दो। ये वर्ग दिख रहा है आपको, तो इसको 4 टुकड़ों में बांटूं तो इसमें बीचों बीच से एक रेखा खींचेंगे और इसमें भी बीचों बीच से एक रेखा खींचेंगे। तो आगे वाला ये वर्ग 4 टुकड़ों में बट गया। पीछे वाले वर्ग को भी ऐसी 4 टुकड़ों में बांट दो। पीछे वाला वर्ग दिख रहा है, इसके बीच में से यहाँ से रेखा खींचेंगे और एक इसके बीच में से, ऊपर वाले के बीच में से यहाँ से रेखा खींचेगी। ऐसे ऐसे कर दोगे ना। फिर अब आपको देखो ऐसे मिलाना, देखो ये और ये, फिर बीच में ये और ये, फिर नीचे नीचे ये और ये, अपने आप बन जाएगा। बन गया ना? अरे बन गया है ना? मेरी बात समझ में आई? क्या करना है? शुरू हो जाओ, फिर बिंदु लगाना, सब कुछ लिख लेना, फटाफट बनाओ। नहीं आई समझ में? बना लेंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं।
कोई क्रिस्टल जालक की जगह और कोई नई चीज बन जाएगी, नई खोज भी हो सकती है आज। हाँ भाई, बना लिया, जल्दी बनाओ। ठीक है, अब एक काम करो, तो टाइम ले रहे हो तो जिस पर नहीं बना है वो फटाफट वीडियो को पॉज करे यहीं की यहीं और इसको बना ले। पॉज करो, पॉज करना जानते हो ना? हाँ, तो पॉज करके फटाफट बना लो। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो इधर, अब हम पढ़ेंगे, हमने क्रिस्टल जालक देखा, हमने एक कोष्टिका देखी। एक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का छोटा भाग है। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकता हूँ कि क्रिस्टल जालक जो होता है वो एक कोष्टिकाओं से निर्मित होता है। जैसे आपके सामने एक क्रिस्टल जालक बनाया मैंने छोटा सा, इसमें 4 एकक कोष्टिका हैं, दिख रही हैं क्या? एक ये है, एक घन, एक ये है, इसके बगल में दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो जो क्रिस्टल जालक होते हैं दोस्तों, वो एकक कोष्टिकाओं से निर्मित होते हैं। मतलब क्रिस्टल जालक के अंदर बहुत सारी एकक कोष्टिकाएं प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इसके बाद एकक कोष्टिकाओं के प्रकार। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकक कोष्टिकाओं के प्रकार। देखो इधर सामने ध्यान होना चाहिए। एकक कोष्टिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, एकक कोष्टिका को बोलते हैं यूनिट सेल। एकक कोष्टिका, यूनिट मतलब एकक, सेल मतलब कोष्टिका। सेल का अर्थ कोशिका भी होता है ना, पर यहाँ पर सेल का अर्थ है कोष्टिका, यूनिट सेल, एकक कोष्टिका। अच्छा, एकक कोष्टिकाओं के प्रकार। एकक कोष्टिकाएं जो होती हैं ये अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार की हैं। ठीक है, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था, अरेंजमेंट। आपने देखा होगा अभी एकक कोष्टिका बन रही थी, उसमें भी तो अवयवी कण थे, जालक बिंदु। ठीक है, तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर एकक कोष्टिकाएं दोस्तों कितने प्रकार की हैं? 4। ठीक है, सबसे पहली होती है आद्य या सरल एकक कोष्टिका। आद्य या सरल एकक कोष्टिका। ठीक है, आद्य या सरल एकक कोष्टिका कैसी होती है? देखो इधर, मैं केवल एकक कोष्टिका बना रहा हूं, अब क्रिस्टल जालक नहीं, समझ जाओ मेरी बात को। मैं केवल एकक कोष्टिका बना रहा हूं। ठीक है, ये एकक कोष्टिका है, मैं पूरा क्रिस्टल जालक नहीं बना रहा हूं, केवल क्या बना रहा हूं? एकक कोष्टिका। अच्छा, इस एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण है, देखो इधर, वो अवयवी कण केवल कोनों पर विद्यमान है। इसमें आपके सामने जो ये दिख रहा है एक घन है, और घन में आपको पता है 8 कोने होते हैं। जैसे ये मेरा डस्टर देख लो यार, हालांकि पूरी तरह से घन नहीं है, ये नीचे से टूटा हुआ है, पर इसमें 4 कोने तो ऊपर होंगे और 4 कोने कहाँ होंगे? नीचे। इसको आप थोड़ी सी देर के लिए एकक कोष्टिका मान लो, तो इसमें आप 8 कोने देख रहे हो। आद्य सरल एकक कोष्टिका कैसी होती है? जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वो सभी कोनों पर विद्यमान होते हैं। देख रहे होंगे, ये जालक बिंदु ही तो है, अवयवी कण ही तो हैं। तो इस एकक कोष्टिका में अवयवी कण सभी कोनों पर विद्यमान है। ऐसी एकक कोष्टिका को हम बोलेंगे आद्य। आद्य का मतलब सिंपल, प्राचीन, ऐसे बोले ना, सरल, सिंपल, आद्य या सरल एकक कोष्टिका। क्लियर? तो आप इतना याद रखना, आद्य सरल एकक कोष्टिका क्या होती है? वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों पर विद्यमान होते हैं। कोने जानते हैं ना, ये कोने हैं, सही है। अपने कमरे में जिसमें आप बैठे हुए हो उसमें आप देख सकते हो 8 कोने हैं, 4 ऊपर और 4 कहाँ हैं? नीचे। जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें देखो 8 कोने हैं। ठीक है, कोने, घनी तो है, वो घन जैसी शेप में है। तो ये आप देख सकते हो आद्य सरल एकक कोष्टिका वह होगी जिसमें अवयवी कण सभी कोनों पर विद्यमान होंगे। क्लियर? अच्छी दूसरी बातें अब इसके बाद अगली पढ़ते हैं। अगली एकक कोष्टिका है, मैंने 4 तरह की बताई ना। अगली है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में
अवयवी कण, देखो इधर मैं इसको बनाता हूं जिससे आपके समझ में आए। देखो इधर, ठीक है, एक घन बना दी दोबारा से। अवयवी कण सभी कोनों पर है, 4 ऊपर के कोनों पर और 4 नीचे के कोनों पर। अवयवी कण आपको दिख रहे हैं, सभी कोनों पर विद्यमान है। अभी तो ये कौन सी बनी है, आद्य या सरल, सही है, केवल अवयवी कण कोनों पर है। एक अवयवी कण बीचों बीच रखा हुआ है, बीचों बीच, समझ गए? जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उसमें जो बीचों बीच जो है, बीच स्थिति, बीचों बीच, कमरे के बीचों बीच एक अवयवी कण रखा हुआ है। जब बीचों बीच कोई अवयवी कण रखा हुआ है तो ये बन गई अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। तो अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण है वो सभी कोनों पर तथा एक अवयवी कण अंतः केंद्र में, अंतः केंद्र का मतलब है एकक कोष्टिका के बीचों बीच। क्लियर है क्या? अंतः केंद्रित अवयवी कण सभी कोनों पर और एक अवयवी कण एकक कोष्टिका के अंतः केंद्र में। अंतः केंद्र का मतलब है एकक कोष्टिका के बीचों बीच रखा हुआ है। क्लियर? तीसरी तरह की एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, बड़े ध्यान से समझ लेना भाई, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे अब आगे। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इसमें अवयवी कण जो होंगे सभी कोनों पर होंगे। देखो मैं इधर सामने बना रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, अवयवी कण सभी कोनों पर। अभी तक तो ये आदि ही है, आदि है ना, अवयवी कण सभी कोनों पर, सही है। और सभी फलकों के मध्य में, फलक केंद्रित में अवयवी कण सभी कोनों पर और सभी फलकों के मध्य में। फलक क्या होते हैं? फलक होती हैं एक तरह से दीवार। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, मैं उसमें कहूँ कि फलक कितने हैं, फलक कितने हैं उसमें बताओ, कमेंट में आंसर डालो। फलक है उसमें 6। 6 कैसे हैं? एक तो छत है, फलक मतलब दीवार हो गई, और एक नीचे तल है, 2 फलक तो ये हो गए, और 4 बगल में दीवार हैं, तो 4 फलक ही हो गए, सही है। तो 4 तो बगल में दीवार हो गई, एक छत हो गई और एक तल हो गया, पैदा हो गया। तो कुल मिलाकर के देखो, इसमें देख लो, एक फलक तो ये हो गया ऊपर छत, एक फलक ये हो गया नीचे तल, देख रहे, 2 फलक तो ये हो गए। अच्छा, एक ये दीवार हो गई जिस पे मेरा हाथ चल रहा है वहाँ देखो, और एक ये पीछे की दीवार हो गई, 4 हो गए। एक दीवार ये हो गई साइड की, और एक साइड की दीवार ये हो गई, तो कुल 6 फलक तो हैं। अरे इस फलक के सामने ये फलक, इस फलक के सामने ये फलक, और इस वाले फलक के पीछे जस्ट सामने दूसरा फलक, तो 6 तो फलक होते हैं। कमरे से सोचो, कमरे से बढ़िया समझ में आएगा। इसे देख लो, एक फलक ये हो गया छत, एक ये तल हो गया नीचे, और 4 बगल में हो गए, 1 2 3 और एक पीछे भी तरफ, सही है। तो ध्यान रखो, अब इसमें फलक केंद्रित नाम से लग रहा है, अवयवी कण सभी कोनों पर तो है ही है, चाहे कोई सी भी एकक कोष्टिका है, अवयवी कण कोनों पर तो सब में ही है। फलक केंद्रित में अवयवी कण सभी कोनों पर होंगे और सभी फलकों के बीच में होंगे। ये ऊपर वाले फलक के बीचों बीच, समझ गए? जैसे ये ऊपर वाला फलक है तो इसके बीचों बीच यहाँ अवयवी कण होगा, सही है। ऐसे ही नीचे वाला ये फलक है, इसके बीचों बीच, ये बगल वाला ये फलक है, इसके बीचों बीच, इस फलक के बीचों बीच, ये आगे वाला फलक दिख रहा है इसके बीचों बीच, और पीछे वाला फलक दिख रहा है इसके बीचों बीच, सही है। तो इस तरह से आप में इसमें देख सकते हैं, ये फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है। इसमें अवयवी कण सभी कोनों पर और सभी फलकों के मध्य में। अब तक यहाँ तक दोबारा क्लियर कर लो। आद्य एकक कोष्टिका जो होती है या सरल एकक कोष्टिका जो होती है, इसमें अवयवी कण सभी कोनों पर विद्यमान होते हैं, केवल कोनों पर, ठीक है।
दूसरी है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसमें अवयवी कण सभी कोनों पर हैं तथा एक अवयवी कण अंतः केंद्र में, एक अवयवी कण एकक कोशिका के मध्य में। क्लियर? फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण सभी कोनों पर तथा सभी फलकों के मध्य में। क्लियर है? अच्छा, चौथी पूछता हूं। चौथी देखो, अगली है, ऊपर बना रहा हूं, यही बना देता हूं, दिख जाएगा शायद। अगली है अंत्य केंद्रित। देख लो मैंने क्या लिखा है पहले इसको। अंत्य है केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंतः नहीं है, इसमें तय आधा हो गया, फिर यह लग गया उसमें। अंत्य है केंद्रित है, ये अंत है, वो अंत्य है केंद्रित। देख रहे हो ना? इसमें क्या होगा, ढंग से सुन लेना। वही अवयवी कण सभी कोनों पर तो होगा ही, अवयवी कण सभी कोनों पर तो होगा ही। बड़े ध्यान से, अवयवी कण सभी कोनों पर तो होंगे ही, ये आगे सभी कोनों पर, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चारों में देख लो अवयवी कण सभी कोनों पर है, सही है। चाहे कोई सी भी हो, अवयवी कण सभी कोनों पर तो सब में ही है। इसमें भी अवयवी कण सभी कोनों पर हैं तथा किन्हीं दो आमने सामने के फलकों के बीच में होंगे। आमने सामने फलक समझ गए? जैसे ये छत है तो इसके सामने का फलक ही हो गया, सही है। ये है तो इसके सामने का फलक ही हो गया, ये है तो इसके सामने का फलक, ये पीछे वाला फलक हो गया। तो अवयवी कण सभी कोनों पर होंगे तथा किन्हीं दो आमने सामने के फलकों के मध्य में होंगे, जैसे यहां और यहां, समझ गए ना? कोई भी दो आमने सामने के फलकों के बीच में। क्लियर है? तो इस तरह से कुल 4 तरह की कोशिकाएं मिलती हैं क्रिस्टल जालकों में। क्रिस्टल जालक में ही तो मिलती हैं एकक कोशिकाएं, तो 4 तरह की मिलती हैं। तो सब में क्लियर है? चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना, कमेंट में आंसर देना। अगर ये आपके समझ में आई है तो आंसर दे दोगे। मान लो आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं वो एकक कोशिका है, ठीक है, और उसमें अवयवी कण सभी कोनों पर विद्यमान हैं, तो वो एकक कोशिका बताओ कौन सी है? तो आपका आंसर आया हाँ, बिल्कुल सही, आद्य या सरल एकक कोशिका। क्लियर? अब मैं दूसरा पूछता हूँ। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसको एकक कोशिका मान लेते हैं, अवयवी कण सभी कोनों पर हैं, क्लियर, और एक अवयवी कण एकक कोशिका के बीचों बीच रखा हुआ है, तो ये कौन सी एकक कोशिका हो जाएगी? हाँ, कमेंट डालो। अंतः केंद्रित। क्लियर? बिल्कुल सही। तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उसको एकक कोशिका माने, अवयवी कण सभी 8 कोनों पर हैं और सभी फलकों के बीच में हैं। आंसर कौन सी आई? फलक केंद्रित एकक कोशिका। वेरी गुड। अच्छा, अवयवी कण सभी कोनों पर हैं और किन्हीं दो आमने सामने के फलकों के बीच में हैं, तो कौन सी हो जाएगी? अंत्य है केंद्रित। तो देख लो आप, इस तरह से 4 तरह की कोशिकाएं मिलती हैं और आप समझ सकते हो ये वर्गीकरण जो किया है एकक कोशिकाओं का, वो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर है। सब में अवयवी कणों का पैटर्न व्यवस्था अलग अलग है। इसमें केवल अवयवी कण कोनों पर है, इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक अवयवी कण बीचों बीच भी है, इसमें अवयवी कण सभी कोनों पर है, सभी 6 फलकों के बीचों में भी है, इसमें अवयवी कण सभी कोनों पर है और किन्हीं दो आमने सामने के फलकों के बीच में है। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर एकक कोशिकाएं कितने प्रकार की हैं? 4, जो आपको दिख रही हैं। क्लियर? लिखो, हेडिंग डालो, एकक कोशिकाओं के प्रकार। एकक कोशिकाओं के प्रकार। एकक कोशिकाओं के प्रकार। डाल दिए? लिखो चलो इसमें।
लिखो, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर एकक कोशिकाएं, एकक कोशिकाएं निम्न 4 प्रकार की हैं। एकक कोशिकाएं निम्न 4 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। ठीक है। नंबर 1, आद्य या सरल एकक कोशिका। ब्लैक बोर्ड पर से हेडिंग डाल लो, आद्य या सरल एकक कोशिका। आद्य या सरल एकक कोशिका। लिख लिया? डैश करके लिखो, इस एकक कोशिका में, इस एकक कोशिका में अवयवी कण, अवयवी कण सभी कोनों पर विद्यमान होते हैं। सभी कोनों पर विद्यमान होते हैं। अच्छा, एक गलती करते हैं लड़के, पेपर में आता है तो, सभी कोनों पर विद्यमान होते हैं। लिख लिया? अब मेरे शब्दों को सुनना, इधर देखो, अपनी गलती देखना। मैंने पेपर में मान लो आपसे पूछा आद्य सरल एकक कोशिका क्या है, शब्दों को सुनो, सामने ध्यान दो। तो लड़का क्या करता है, वो कहता है कि साहब ऐसी एकक कोशिका, आद्य सरल एकक कोशिका के बारे में मैंने पूछा, तो लड़का आंसर देता है वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी 8 कोनों पर विद्यमान होते हैं। बताओ ये सही है क्या परिभाषा? अब आपका आंसर आ रहा है सही है साहब, इसमें गलत कहा है, मैं इसमें 0 अंक दूंगा। मैंने कहा आद्य या सरल एकक कोशिका क्या किसे कहते हैं, और लड़का लिख के आया इस एकक कोशिका में अवयवी कण सभी 8 कोनों पर विद्यमान होते हैं। सही है। और मैंने मार्क्स दिए 0। तो आपको समझ में नहीं आ रहा 0 क्यों दिया यार, सही तो है। मैंने कहा आद्य सरल एकक कोशिका में अवयवी कण सभी कोनों पर विद्यमान होते हैं, कोई गारंटी थोड़ी है वे कोने 8 ही हों। ये तो ब्लैक बोर्ड पर तुम्हारे घन बन रहा है, कोने 8 हैं। लो मैं ऐसा बना देता, एकक कोशिका मैंने कहा ऐसी आकृति की हुई तो जब क्या करोगे, समझने की कोशिश करना, तुम्हारे समझ में आए तो। इस तरह की, मतलब बांट देखा है, बांट उस तरह की। 6 कोने ऊपर हैं, 1 2 3 4 5 6 कोने नीचे हैं। अब इसमें 12 कोने ना हो सकेगा ऐसी एकक कोशिका, तो फिर तुम्हारी परिवार। अब बता, अब मैं अवयवी कण ने केवल कोने पर बना रहा हूँ, देख रहे हो, केवल अवयवी कण कहाँ पर हैं? कोनों पर। अब अवयवी कण केवल कोनों पर हैं, तो अब तुम समझ गए होंगे कि ये भी आद्य सरल एकक कोशिका है, इसमें अवयवी कण केवल कहाँ है? कोनों पर। तो तुम 8 कोने कैसे लिख सकते हो यार? सही है। कोई श्योरिटी थोड़ी है कि कोशिका की भाई घन आकृति की होगी, ये तो समझाने के लिए बनाई जा रही है। तो इसलिए मैं ये लिखा रहा हूँ अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। आपने लिखा केवल 8 कोनों पर होते हैं, तो वहां पर लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है एकक कोशिका में 8 कोने ही हों, 12 हो सकते हैं। समझ गए? तो इन छोटी छोटी बातें हैं, लड़कों की समझ में नहीं आती हैं, और सोचता यही है कि जैसे आप सोच रहे थे ये सही है परिभाषा तो, पर कोनों की संख्या मत लिख देना, क्योंकि कोनों की संख्या कोई फिक्स नहीं है कि 8 है 12 है कितने। आद्य एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों पर हैं, ये बिल्कुल सही है। अब वे कोने 8 हैं या कि कोई गारंटी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने ये लिखाया है अवयवी कण केवल कहाँ विद्यमान होते हैं? कोनों पर। क्लियर? अगली डाल लो। नंबर 2, नाम आपके सामने लिखा हुआ है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका डाल दिया? हाँ, इसके बारे लिख सकते हैं। सुनो पहले, इस एकक कोशिका में अवयवी कण, सुनो, अवयवी कण सभी कोनों पर
तथा एक अवयवी कण एकक कोशिका के अंतः केंद्र में उपस्थित होता है। अंतः केंद्र समझ गए, बीचों बीच वहाँ होता है। इसको अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। कई बार इसका नाम आ जाता है काय केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका को किस नाम से भी जानते हैं? काय केंद्रित। अंतः की जगह कौन सा शब्द आया? काय। काय का मतलब होता है बॉडी, शरीर है, हमारी काय। सही है। काय केंद्रित मतलब बॉडी के केंद्र में अवयवी कण हो। सही है का? अंतः केंद्रित को काय केंद्रित भी कह देते हैं। और लड़का वहीं सोचा यार ई कौन सी आ गई यार, हमने तो पढ़ी ना है काय केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित को ही क्या बोलते हैं? काय केंद्रित। मैं लिखा दूंगा, हेड डालो, अंतः केंद्रित कोशिका डाल ली हेडिंग। लिखो, इस एकक कोशिका में अवयवी कण, इस एकक कोशिका में अवयवी कण, इस एकक कोशिका में अवयवी कण सभी कोनों पर, सभी कोनों पर तथा एक अवयवी कण, एक अवयवी कण अंतः केंद्र में उपस्थित होता है। अंतः ऐसे लिखना, अंतः केंद्र में उपस्थित होता है। ठीक है, एक लाइन और लिख लो। इस एकक कोशिका को, इस एकक कोशिका को काय केंद्रित एकक कोशिका भी कहते हैं। काय केंद्रित, काय केंद्रित एकक कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 डालो। फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका। लिखो, इस एकक कोशिका में, इस एकक कोशिका में अवयवी कण, अवयवी कण अवयवी कण सभी कोनों पर तथा सभी फलकों के मध्य में उपस्थित होते हैं। सभी कोनों पर तथा सभी फलकों के मध्य में उपस्थित होते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, अंत्य केंद्रित। ब्लैक बोर्ड पर देख लेना, अंत्य है, आधा तय और फिर यह, फिर विसर्ग। अंत्य है केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य है केंद्रित एकक कोशिका। लिखो, इस एकक कोशिका में, इस एकक कोशिका में अवयवी कण, अवयवी कण सभी कोनों पर, सभी कोनों पर तथा किन्हीं दो आमने सामने के फलकों, किन्हीं दो आमने सामने के फलकों के मध्य में उपस्थित होते हैं, के मध्य में उपस्थित होते हैं। क्लियर? तो ये 4 तरह की कोशिकाएं मिलती हैं भाई।
चारों के डायग्राम बनाओ, नाम लिख लेना चारों के नीचे, बनाओ फटाफट। वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, और डायग्राम बना लो। अरे पॉज कर लो, सुनते नहीं है यार, वीडियो को पॉज करो। ये 2 डंडे से दिख रहे हैं ना मोबाइल में, इनमें दबा दो हाथ। वीडियो को पॉज करो और तब इन्हें बनाओ, नहीं तो खाली वीडियो चलती रहेगी। अब मेरी बात सुनो, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।